हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्टडी लाइफ में। तो आइए आज से हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो ये हमारे इतिहास के बारे में है। ठीक है, तो इस बुक का नाम है प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। 1.1 पुरातात्विक स्रोत, 1.2 साहित्यिक स्रोत और 1.3 विदेशी यात्रियों के वृत्तांत वितरण। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्रण करने का प्रयास करता है। उसके लिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन सभी का महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पूर्णतः शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री विदेशों की अपेक्षा अल्प मात्रा में उपलब्ध है। इसका मतलब है जैसे कि वैज्ञानिक अपनी खोज करते रहते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से, वैसे ही इतिहास की खोज करने में भी इतिहासकार की भूमिका एक वैज्ञानिक की तरह होती है। ठीक है, और जैसे मान लो इतिहास, किसी चीज़ का पुराना इतिहास जानना हो हमें, तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज चाहिए हमें, तो वो चाहिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी, यानी कि जो पहले आ जा चुके हैं, उन्होंने क्या देखा है, क्या महसूस करा, या फिर उन्होंने क्या लिख के गए हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, उन सब का महत्व होता है। उसके बाद ये लोग एवरेज सही चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम कहाँ थे, इतिहास के, ये जो भी है ये फर्स्ट पेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद भी। और ये बेसिकली इतिहास की परिभाषा है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इतिहासकार रह चुके हैं, जैसे यूनान के हेरोडोट्स, रोम के लिवी जैसे इतिहासकार हुए हैं, है ना। तो इन्हें लगा कि भारत के अंदर कोई इतिहासकार नहीं है और भारत को इतिहास की समझ नहीं है, तो इन्होंने ये भारी भूल करी। तो ऐसा समझना भी गलत है। तो उसके बाद जब भारत के द्वारा ऐतिहासिक चीज़ों, घटनाओं के बारे में जब लिखना, वर्णन करना चालू हुआ, तो उसकी परिभाषा भारतीय प्राचीन इतिहास की परिभाषा है। अब वो सुनिए। वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो वर्तमान में जो हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में जो इतिहासकार हैं, वो लोग पुरानी चीज़ों से कार्य संबंध, यानी कि उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप देखते हैं और उसके बाद रिलेशनशिप स्टेबल करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो प्राचीन इतिहासकार थे वो केवल घटनाओं या तथ्य का वर्णन करता था जिनमें आम जनमानस, यानी कि आम लोगों को कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, जैसे कि महाभारत के इतिहास की जो संकल्पना दी गई थी, उससे भारतीयों की इतिहास विषयक संकल्पना उद्भाषित होती है। ठीक है, महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन लोकप्रिय कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का व्यवहारिक शिक्षा मिल सके, इतिहास कहलाती है। ठीक है, तो ये भारतीय प्राचीन इतिहास का परिचय है ये। ठीक है, प्राचीन युग में भारतीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को जीवन की लक्ष्य प्राप्ति से सहायक समझते थे। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम, सांस्कृतिक अधिक था। ठीक है दोस्तों, जो पहले का इतिहासकार था वो राजनीतिक कम था, सांस्कृतिक ज़्यादा था। ठीक है, लोग बाग उधर धर्म से, जैसे भारतीय इतिहासकारों का साफ साफ लिखा हुआ, जैसे भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मपरक था, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे जिन्होंने भारत में अनेक आंदोलन, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। अतः भारतीय इतिहास का सार्वभौमिक स्वरूप जानने के लिए इन तथ्यों का भी अध्ययन करना जरूरी है। तो दोस्तों ये लिखा, आधुनिक इतिहास ने इतिहास में केवल राजनीतिक तथ्यों का वर्णन किया है। ठीक है, तो आप ये, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपके सामने है। हाँ, तो अब ये पढ़ते, थर्ड पैरा से स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। हाँ, हम कहाँ थे, वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। प्रगतिहासिक काल, ठीक है, यानी कि प्रगतिहासिक काल, इसका मतलब डेवलपमेंट काल चल रहा है, ये कोई भी कहलाता है। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं जो प्रागैतिक काल
उस टाइम पे जो चल रहा था, तो इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, नाम देते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, तो ऐतिहासिक काल के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी कि प्रमाण उसके, और जिसमें मनुष्य सभ्य बन गया है, प्राचीन, जिसमें मनुष्य सभ्य यानी कि नॉर्मल, वो जो आपने जानते हैं जैसे वानर प्रजाति से आते आते मनुष्य बनते हैं, आदि मानव नहीं, सभ्य यानी कि वो लोगों को समझना, बातचीत करना, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, समझ रहा है, तो उस टाइम को कहते हैं सभ्य मनुष्य। जब मनुष्य सभ्य बन गया तो इस काल को प्राचीन काल कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में लिखित साधन उपलब्ध तो हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और गुड़ लिपि में हैं, जिनका अर्थ निकालना कठिन है, ठीक है। इन लिपि में है, गुड़ लिपि में है, जिनका स्पष्ट रूप से, हाँ, तो भारतीय प्राचीन इतिहास का जो साधन है, जो लिखे हुए हमारे पास है, वो अस्पष्ट है, यानी कि थोड़ा बहुत दिख रहा है, साफ नहीं है, और वो गुड़ लिपि में, जिसको समझना मुश्किल है, ठीक है। इस काल को भारतीय इतिहासकार आधे ऐतिहासिक काल का इतिहास कहते हैं। सदैव सैंधव संस्कृति का गणना आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत की जाती है। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारतीय इतिहास प्रागैतिहासिक और लगभग 600 ईसा पूर्व का है, ठीक है। इतिहास ऐतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। 600 के बाद का इतिहास ऐतिहासिक काल कहलाता है, क्योंकि भारत में प्राचीनतम लिखित साक्ष्य अशोक के अभिलेख हैं, जो अशोक सम्राट अशोक द्वारा जो लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के अभिलेख पाए गए हैं, जिनका काल ईसा से पूर्व 3री शताब्दी में है, और इस भाषा के विकास में भी लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। तो ये हो गया टोटल इतिहास का, ठीक है। तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ये दृष्टि का सपोर्ट मटेरियल है दोस्तों, आप एक बार इसको खुद पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिक सोर्स। तो दोस्तों आप ये टेबल देख सकते हैं कैसा है ये, ठीक है। इसको कैसे क्लासिफिकेशन कर रखा है, वर्गीकृत कर रखा है सबको। तो पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत के ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े से होते हैं, जैसे कि अभिलेख मिल गया, या किसी की मूर्ति मिल गई, स्मारक मिल गया, सिक्के मिल गए, मूर्तियाँ मिल गई, चित्रकला हो गया, यानी कि और भवन हो गए। इससे पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, ठीक है। एक आर्किटेक्चर हो जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए ये हमारे पास। साहित्यिक स्रोत है लिटरेसी सोर्स, जैसे भारतीय साहित्य हो गया, विदेशी साहित्य, मूलतः विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पहले हम भारतीय साहित्य को देखते हैं। भारतीय साहित्य में आ गया हमारा ये, दिखाता हूँ, एक सेकंड दोस्तों। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं धार्मिक साहित्य, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और ये इसके उदाहरण हैं सारे के सारे। उसके बाद आ जाता है संगम साहित्य, जो कि ये लिखा है, ठीक है। संगम साहित्य के ये पूरे उदाहरण हैं। और इन सब के जो, जैसे कि धार्मिक साहित्य हो गया, इसके अंदर जो जो ग्रंथ आते हैं, जैसे बौद्ध साहित्य आ गया, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। सबके उदाहरण आपके सामने ये हैं। और इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे ब्राह्मण साहित्य का थोड़ा सा इसमें सबसे ज़्यादा है। ब्राह्मण साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षडदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ठीक है। और ये उन सब के उदाहरण हैं। ऋग्वेद, वेद कौन कौन से वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं, अरण्यक कौन कौन से हैं, ठीक है। और बौद्ध साहित्य का तो आप सब जैसा जानते ही होंगे, त्रिपिटक, जिसके अंदर शुद्ध पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिपिटक होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ने के लिए एक बार इस टेबल को ज़रूर नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ टेबल। अब यहाँ तक टेबल की क्लास होगी ख़त्म, और आप उसके बाद ये देख सकते हैं, इसकी क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 1.1 पुरातात्विक स्रोत। ओके दोस्तों, आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं तो कल इसकी क्लास चलेगी।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।